हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, ये समसामयिकी घटना चक्र है और ये है पॉइंटर। तो जीएस पॉइंटर में हम भारत का भूगोल जो है उसको पढ़ेंगे। इसी के साथ हम और जीएस पॉइंटर का जो भी चीज़ें रहेंगी जैसे कि पॉलिटी है उसको भी लेके आएंगे। तो अभी हम इसका ये पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि जीएस पॉइंटर में क्या है कि आपको वन लाइनर की तरह से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और इसमें जो पूरा का पूरा समेसन है वो पूरे घटना चक्र का होता है। जो घटना चक्र विस्तार में आती है उसी का एक समेसन होता है जिसको आप बहुत ही शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। तो शॉर्ट में यदि आपको दोहराना है या आपको कंटेंट काफ़ी चाहिए तो ये जो अतिरिक्तांक है, ये पॉइंटर है, ये आपको काफ़ी मात्रा में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें से देखिए हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसको हम शुरू करते हैं। तो भूगोल में सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है। तो यहाँ पर देखिए इसी से संबंधित जो भी चैप्टर्स हैं, ये जो भी कंटेंट है वो है। तो भारत के बारे में सही तथ्य है यहाँ पर क्या है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। मतलब कि पूरे विश्व के स्थल मंडल का 2.4% हमारे भारत में स्थल है। यह 82 डिग्री 30 मिनट पर अपनी एक पूर्वी देशांतर सीमा को रखता है जहां से इसके टाइम को निर्धारित किया जाता है। मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट अर्थात 82.5 डिग्री से हमारे देश का यमोत्तर अर्थात टाइम निर्धारित किया गया है, मानक समय यहाँ से निर्धारित किया गया है। भारतवर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। इसका मतलब इससे बड़े 6 देश पहले से हैं जैसे कि कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है और ब्राज़ील है। तो ये इससे इस प्रकार से 6 देश बड़े हैं। इसके बाद 7वां देश अपना है। भारत का क्षेत्रफल जैसा कि हमने देखा कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया था। भारतवर्ष में गांवों की जो संख्या है वो लगभग 6,40,930 है और यह भी जनगणना 2011 के अनुसार काउंट किया गया था। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। भारत के लगभग बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसका नाम कर्क रेखा है और सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वही अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत की कर्क रेखा की स्थिति। भारत में जो कर्क रेखा की स्थिति है वो कैसी है। तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम होगा। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा की अगर निकटता की बात की जाए तो यहाँ पर कोलकाता सबसे निकट पे होगा। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है अर्थात कर्क रेखा का जो अक्षांश है उसकी जो माप है वो है 23.5 डिग्री। मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य मणिपुर है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों से जून माह में दिन की अवधि को अगर अधिकतम के उसमें से जाने तो दिल्ली में सबसे अधिकतम इसकी माप होगी। दिन की माप अर्थात हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, इन शहरों में से जून माह में सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। अब यहाँ पर और जानते हैं, देखिए मानक समय।
तो मानक समय के हिसाब से अभी हमने जाना था कि 82 डिग्री 30 मिनट से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। अगर जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान पर अवस्थिति यमोत्तर क्या है, मतलब कि अवस्थित यमोत्तर उस समय क्या होगा, तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी वहाँ पर स्थिति होगी। गुजरात के सबसे पूर्वी पश्चिमी गांव की अगर बात करें और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इन दोनों के बीच जो है वो अंतर 2 घंटे का है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतराल है वो कितना है, लगभग 2 घंटे का समय अंतराल होता है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पूर्व और गुजरात में 2 घंटे बाद में सूर्य निकलता है। अगले फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान से लगे हुए जो भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें से हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये पाकिस्तान से अपनी सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है और असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा जो नहीं बनाता है राज्य वो कौन सा है, नागालैंड है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण जो रेखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड लाइन जो है वो निर्धारित करती है सीमा अफगानिस्तान से भारत की, लेकिन वो भारत का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अगर ये कहें कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, डूरंड लाइन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण किस प्रकार का है, ये किस प्रकार की सीमा रेखा है, तो ये है परवर्ती सीमा रेखा का उदाहरण एक प्रकार से है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा मैकमोहन लाइन है। मतलब कि चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम मैकमोहन लाइन है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जलडमरू मध्य है उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। मतलब कि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। नेपाल, भूटान, चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, वो एक ही राज्य है जिसका नाम क्या, सिक्किम है। मतलब कि नेपाल, भूटान और चाइना इन तीनों देशों से हमारा एक राज्य सीमा बनाता है जिसका नाम सिक्किम है। 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब कि बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और एक तरफ से उसकी सीमा मिजोरम से लगती है। दूरस्थ बिंदुओं की यदि बात करें तो भारत का दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उसकी स्थिति है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ पे, बड़ा निकोबार। और ये बड़ा निकोबार कहाँ है, निकोबार जो द्वीप समूह है उसके सबसे दक्षिण में स्थित है ये बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित कौन करता है, तो भारत में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात अवस्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट। अर्थात ये कहाँ पे होगा, ये जो पश्चिम बिंदु है ये गुजरात का लास्ट पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें जो कि पूर्व में है तो वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य
जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वो कौन सा है? इनमें से मणिपुर, अर्थात मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों में से बांग्लादेश से सीमा किसकी नहीं मिलती है? मणिपुर से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है। किसकी? मेघालय की। मतलब कि मेघालय की जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है। बाकी यहाँ पर देखें, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा उससे भूटान से लगती है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सबसे ज़्यादा लगती है, उसको टच करती है। अगले पॉइंट्स देखे हैं। प्राकृतिक, भारत की बात करें या प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो भारत में उपमंद पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका उत्तर की ओर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय क्षेत्र है, ये भारतीय क्षेत्र की जो प्लेट है ये कहाँ की ओर विस्थापित हुई है? उत्तर की ओर। एक्चुअली ये उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल खंड का भाग था जिसका क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। पूरी धरती को दो भागों में शुरुआती बांटा गया था, जिसमें से एक गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था। तो गोंडवाना लैंड का ही भाग हमारी भारतीय भूमि रही है। भारत विभाजित है कितने प्राकृतिक भागों में? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? तराई के क्षेत्र में। तराई के क्षेत्र में उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। इनको उत्सुत कुआं भी कहा जाता है क्योंकि इनसे नीचे से पानी बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर निकलता है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता या उसकी स्थिति क्या होती? तो ये स्थितियां ऐसी होती कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का प्रभाव होता। यह शीतलहरें भारत अनुभव करता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मतलब कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा की कमी हो जाती और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से काफी भिन्न होता, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के काफी बड़े क्षेत्र को बहुत ही शीत प्रदान कर चुकी होती। भारत में भू आकार की रचना के संबंध में सही जो तथ्य हैं वो ऐसे हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। गंगा का जो मैदान है वो एक अग्रगर्त के माध्यम से बना हुआ है। यहाँ पर जो एक अग्रगर्त है वो एक टिथिस सागर था। उसी टिथिस सागर में जलोढ़ मृदाओं के भरने से ये गंगा का मैदान बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो मेघालय है, तो मेघालय का जो पठार है, ये मेघालय का पठार जो हमारा दक्कन का पठार है, इसी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण? वो हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो फैक्ट्स थे हमने इनको डिस्कस किए। आगे हम आपको और भी इससे जो भी संबंधित फैक्ट्स हैं उनको आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स इनको देखिए। अगर ये एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे ही चैनल में आपको बहुत ही विस्तृत वीडियोस भी मिल जाएंगे जिनमें हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और हालांकि दोहराने के लिए या फिर आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं या बहुत सारा फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो भी इसमें से बहुत ही आसानी से प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।